नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और हमने इससे पहले आनुवांशिक रोग से संबंधित 2 वीडियो देख चुके हैं और आज ये लास्ट वीडियो है उसी का, और ये भाग 3 रहेगा उसी वीडियो का। तो हम लोग आज देख लेते हैं जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवांशिक रोग। तो जीन परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें। जीन उत्परिवर्तन, जिसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर आप में से जो साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे 10वीं 12वीं तक या फिर बीएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन तक, तो वो लोग शायद जीन म्यूटेशन के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी एकदम ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो जीन उत्परिवर्तन का मतलब होता है जीन में बदलाव होना। क्योंकि हमारे शरीर में टोटल अब तक 30,000 जीन पाए गए हैं, तो अगर इन जीन की संख्या में अगर कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर उसके कारण कोई ना कोई आनुवांशिक रोग होते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जीवों के आनुवांशिक संगठन में अचानक एवं वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। या डीएनए में स्थित जीन, डीएनए में क्या स्थित होता है? जीन। इसी जिन में अगर कोई स्थायी परिवर्तन हो जाए और वो वंशानुगत, यानी स्थायी परिवर्तन होगा और साथ ही साथ कैसा होगा? वंशानुगत होगा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होगा, उसी को हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। या और कुछ इसको इजी तरीके से हम लोग समझ ले, माता पिता में जो लक्षण हैं वो बच्चे में ना हो, मतलब माता पिता में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बच्चे में ना हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीन म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है। या माता पिता में जो लक्षण नहीं है लेकिन बच्चे में है, तो ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलेंगे? हम इसको भी क्या बोलेंगे? जीन म्यूटेशन ही बोलेंगे, याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे सिंड्रोम आते हैं, हम उस सिंड्रोम को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है चेडियाक हिगासी सिंड्रोम। क्या लिखा है? चेडियाक हिगासी सिंड्रोम, या इसी को चेडियाल सिंड्रोम भी कहते हैं, या इसी को ग्रिसेली सिंड्रोम भी कहते हैं, या इसको लारबाल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषता है? ये क्रोमोसोम नंबर, मतलब गुणसूत्र नंबर 1 पर एक जीन पाया जाता है। क्या है? गुणसूत्र नंबर 1 पर क्या पाया जाता है? एक जीन पाया जाता है जिससे लार में लाइसोजाइम एंजाइम बनता है। कौन सा एंजाइम बनता है? लाइसोजाइम एंजाइम बनता है। तो आपने पढ़े होंगे लार में टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो गुणसूत्र नंबर 1 है उसमें पाया जाने वाला जो जीन है वो क्या बनाता है? लाइसोजाइम एंजाइम बनाता है। और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो फेगोसाइटोसिस होती है। मतलब हमारे भोजन में बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनको मुंह में ही जो लार का लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो उसको क्या करता है? मारने का काम करता है। और इस तरीके से हमारे शरीर की क्या से रक्षा हो जाती है? बैक्टीरिया से रक्षा हो जाती है। तो कौन सा एंजाइम करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम काय में पाया जाता है? मुख में जो लार है उसमें ये पाया जाता है। और कौन बनाता है इसको? क्रोमोसोम नंबर 1 पर पाया जाने वाला जीन इसको बनाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अरे स्वाभाविक सी बात है, जब आपके शरीर में कोई लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जा रहा है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, उसको डेड कर रहा है, अगर वही सही ढंग से ना बने तो क्या होगा? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। मतलब इससे क्या कमज़ोर होगी? आपकी इम्यूनो डिफिशियंसी कम हो जाएगी। ठीक। कुल मिला के रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम किसके वजह से हो रहा है? यहाँ पर लाइसोजाम की वजह से। अगर लाइसोजाम नहीं बनेगा इसका मतलब आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो सिंड्रोम है या दूसरा रोग है, इसको हम गाउचर रोग या गौसर रोग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह भी गुणसूत्र नंबर 1 से ही जुड़ी बीमारी है। ठीक। इतना बस जान लीजिए, इसके आगे पीछे जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमपीपीएससी इसके ऊपर आपसे नहीं पूछेगा। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पूछ सकता है तो वहाँ मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। इसके अलावा अगला जो देख लेते हैं हम लोग, एल्कोटोन्यूरिया। तो ये जो एल्कोटोन्यूरिया जो होता है ये गुणसूत्र नंबर 3 से जुड़ी बीमारी होती है। मतलब गुणसूत्र नंबर 3 से जुड़ा हुआ ये एक प्रकार का क्या है? आपका डिसीज है, बीमारी समझ लीजिए।
इसके अलावा अगला है, इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। एल्केप्टन होमोजेंटिसिक, एल्केप्टन होमोजेंटिसिक रक्त में अत्यधिक मात्रा में जमा होता है। क्या होगा? एल्केप्टन होमोजेंटिसिक रक्त में अत्यधिक मात्रा में जमा होगा, जिससे जो मूत्र की जो गंध है वो बड़ी बदबूदार आएगी। ठीक है, तो ये किस रोग में ऐसा हो रहा है? ये आपके एल्कोटोन्यूरिया के कारण हो रहा है। ये जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? तो एल्केप्टन होमोजेंटिसिक रक्त में अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है, जिससे जो मूत्र होता है बड़ा बदबूदार और गंधयुक्त हो जाता है। इसे ब्लैक राइन रोग के भी नाम से जाना जाता है। मतलब किसको ब्लैक राइन रोग के नाम से जाना जाता है? एल्कोटोन्यूरिया को। और कौन से गुणसूत्र से जुड़ी बीमारी है? गुणसूत्र नंबर 3 से जुड़ी बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसमें एल्केप्टन होमोजेंटिसिक रक्त में अधिक बढ़ता है, बदबूदार मूत्र होता है, इसे ब्लैक लाइन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें इससे संबंधित है। इसके अलावा हर्लर रोग, तो जो हर्लर रोग होता है इसमें ये गुणसूत्र नंबर 4 से जुड़ी बीमारी है, और इसमें लाइसोजाइम में ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस नाम के बड़े चीनी अणुओं का निर्माण होता है। तो लाइसोजाइम में किसका निर्माण होगा? जो लाइसोजाइम, अपने लाइसोसोम जो पढ़े हैं, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, और लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली। अगर आपने कोशिका का अध्ययन किया होगा तो लाइसोजाइम नाम की कोशिका पाई जाती है जो आत्महत्या की थैली कहलाती है। ठीक है, तो इस लाइसोसोम में क्या होता है? ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस नाम के बड़े चीनी अणुओं, मतलब जो शर्करा अणुओं का निर्माण होता है, मतलब उसमें शुगर के बड़े बड़े अणु बन जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि हमको हर्लर रोग हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? आपके लाइसोसोम, जो लाइसोसोम है उसमें ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस नाम के जो बड़े चीनी अणु बनते हैं, उसके कारण ये हर्लर रोग होता है। और हर्लर रोग किससे संबंधित है? गुणसूत्र नंबर 4 से संबंधित है। इसके अलावा मैपल सिरप मूत्र रोग, इसको MSUD भी कहते हैं। मैपल सिरप मूत्र रोग मतलब मैपल सिरप, M से मैपल, S से सिरप, U से यूरिन और D से डिसेस। ये गुणसूत्र नंबर 6 से संबंधित ये बीमारी है, इतना आप जान लीजिए। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है गुणसूत्र नंबर 7 से जुड़ी ये बीमारी होती है। इसके अलावा रिले डे सिंड्रोम, जो रिले डे सिंड्रोम होता है ये गुणसूत्र नंबर 9 से संबंधित होता है। तो गुणसूत्र नंबर 9 से संबंधित कौन है? रिले डे सिंड्रोम, रोले गाले गुणसूत्र 9 है ना, ऐसा याद कर सकते हैं। दर्द के प्रति क्या होती है? इसमें असंवेदनशीलता पाई जाती है। मतलब आपको बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, लेकिन आपको क्या होगा? किसी प्रकार का कोई आपकी इसमें संवेदना नहीं होगी उस दर्द के प्रति, मतलब आप एकदम शून्य अवस्था में चले जाओगे उस दर्द के प्रति। तो ये किसमें होता है? रिले डे सिंड्रोम, जो कि गुणसूत्र नंबर 9 से जुड़ी ये बीमारी या डिसेस है, यह सिंड्रोम है। इसके अलावा गैलेक्टोसीमिया, यह भी गुणसूत्र नंबर 9 से जुड़ी बीमारी है, और इसमें सरल चीनी गैलेक्टोज को पूरी तरह से तोड़ने में शरीर जो है असमर्थ रहता है। आपने पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट में जो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है। तो जो गैलेक्टोज होता है ये सरल चीनी कहलाती है, या प्राइमरी ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो गैलेक्टोज है ये पूरी तरीके से शरीर में टूटने में असमर्थ रहता है। इसमें कौन सी बीमारी में? गैलेक्टोसीमिया। अगर गैलेक्टोसीमिया हो गया है आपको तो सरल चीनी जो है गैलेक्टोज, ये आपके शरीर में पूर्ण रूप से नहीं टूटेगी। इस तरीके से ये बात है। इसके अलावा जो सिकिल सेल उन्मूलन से संबंधित जो डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये कुछ मैंने अलग से चीज़ें यहाँ लिख दी है। सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल उन्मूलन से संबंधित डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं, और जो सिकिल सेल उन्मूलन जो कार्यक्रम है ये भारत के 17 राज्यों के 268 जिलों में वर्तमान में संचालित है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और इस तरीके से आनुवांशिक रोग से संबंधित हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।